और बुलेटिन की शुरुआत बाराबंकी की खबर के साथ। बाराबंकी हादसे के बाद एडीजी जोन लखनऊ सुजीत पांडे घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे हैं। एडीजी जोन लखनऊ सुजीत पांडे ने अधिकारियों से जानकारी ली है, श्रद्धालु से बातचीत की है, घटनास्थल की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। एडीजी जोन लखनऊ ने बताया कि स्थिति इस वक्त सामान्य है। उन्होंने बताया कि बंदरों के उत्पात से तार टूटा, जिसके बाद ये घटना हुई। हम आपको बता दें कि आज सुबह सुबह जो मंदिर है बाराबंकी का एक भोलेनाथ का, वहां पर भारी तादाद में लोग जुटे हुए थे। अचानक बिजली का तार गिरा और करंट लगने की सूचना के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके बाद भगदड़ मची। 2 लोगों की मौत की खबर मिली, 18 लोग घायल बताए गए। उसी के मामले में अब एडीजी जोन पहुंचे हैं घटनास्थल पर। वहां पर जो श्रद्धालु थे उनसे बातचीत की है। जो एडीजी जोन लखनऊ सुजीत पांडे हैं, उन्होंने अधिकारियों से पूरी घटना की जानकारी ली, श्रद्धालुओं से बातचीत की, वीडियोग्राफी भी की गई थी घटनास्थल की, उसे भी देखा। एडीजी जोन लखनऊ ने बताया कि इस वक्त स्थिति सामान्य है, बंदरों के उत्पात से तार टूटा, जिसके बाद ये घटना हुई है। हालांकि जो इस वक्त घायल हैं उनको अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है, उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। लेकिन आप देख पा रहे एडीजी जोन लखनऊ घटनास्थल पर पहुंचे हैं, अस्पताल भी गए, परिजनों का हालचाल जाना, मरीजों का हालचाल जाना। आज सुबह मतलब कल 2:30 बजे रात की घटना बताई जा रही है, जब ये अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना, भगदड़ की स्थिति बनी और 2 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि मंदिर में ज्यादा भीड़ थी, इसी दौरान बंदरों के उत्पात की वजह से बिजली का तार टूटा और फिर ये भगदड़ मची, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। सबसे पहली बात है कि नॉर्मल सी है अभी, और श्रद्धालु जैसे पहले दर्शन कर रहे थे वैसे लाइन में व्यवस्थित रूप से कर रहे हैं। ये एक एक्सीडेंट था, ऊपर तार है और बंदर के कूदने से वो टूट गया था, बट बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ और डीएम एसपी और सभी लोग यहाँ पर आकर घायलों को भेजा गया। सभी बता दूं कि जितने भी गए हुए थे हॉस्पिटल में सभी डिस्चार्ज हो चुके हैं और सभी ठीक हैं बिल्कुल। यहाँ स्थिति सामान्य है, आप और हम देखते। बातचीत करने के लिए अनिरुद्ध शुक्ला फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, हमने देखा कि किस तरह से घटना घटी, हालांकि एडीजी जोन मौके पर पहुंचे, वहां पर मौका मुआयना किया है, लेकिन सबसे पहले बताइए कि जो घायल है उनकी स्थिति क्या है, मृतकों का आंकड़ा क्या है और अब स्थिति सामान्य है? देखिए, अभी तक की बात करी जाए तो जो घायल है उनका उपचार चल रहा है। कोई कैजुअलिटी नहीं पड़ी है, कैजुअलिटी जो 2 थी अब तक वही कैजुअलिटी है। सारे जो घायल है वो उनका ऑब्जर्वेशन चल रहा है, डॉक्टर्स की टीम है जो ये देख रेख कर रही है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हालांकि खबर चलने के बाद सूबे के मुख्यमंत्री ने भी ये संज्ञान लिया था, ये निर्देशित किया था तमाम अफसरों को जो जिम्मेदार थे कि वो जाकर के इस पूरी चीज को डीपली देखें और ये सुनिश्चित करें कि जो घायल है उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और दोबारा ऐसी अफरा तफरी या कोई भी तरीके की कोई समस्या वहां आने वाले दर्शनार्थी को ना हो। हालांकि उसके बाद ही एडीजी जोन जो सुजीत पांडे है वो पहुंचे थे, उन्होंने भी ये वहां का मुआयना किया, ये चीजें देखी कि किस तरीके से और बेहतर वहां चीजें करी जा सकती हैं, क्या कुछ खामियां रही, कैसे क्या चीजें रही, उसको ग्राउंड जीरो पे जाकर के उन्होंने खुद देखा और उसके बाद जो जिम्मेदार अफसर थे पुलिस के उनको निर्देशित किया, ये भी चेक किया कि आने वाले दिनों में अभी कुछ और सावन के सोमवार बचे हैं, फिर इसी प्रकार की भीड़ आएगी, तो आने वाले दिनों में भी कोई समस्या ना हो और जो मौके पे जो आज स्थिति है वो सामान्य बनी रहे। हालांकि मौजूदा स्थिति में बात करी जाए तो अब स्थिति सामान्य है, दर्शनार्थी अब फिर से पुनः दर्शन कर रहे हैं। 3 सॉल लगा दी गई हैं ताकि किसी भी और कोई मिसहैपनिंग ना हो और कोई समस्या ना हो और वो टीम के अंदर में जो सारे भक्त हैं वो अब दर्शन कर रहे हैं। जी ठीक है अनिरुद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो स्थिति सामान्य है, एडीजी वहां पर पहुंचे हैं, तमाम चीजों की जानकारी उन्होंने ली है और आगे अब जिस तरह से एक बार फिर से दर्शन यहाँ पर शुरू हो गए, लेकिन अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और ये भी कहा गया है कि आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाए ताकि इस तरह की स्थिति ना बने। और सीएम योगी ने बाराबंकी हादसे का संज्ञान लिया है, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने घायलों के इलाज के लिए निर्देशित भी किए हैं। अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, बाराबंकी के औशनेश्वर मंदिर में मची भगदड़ के बाद 2 लोगों की मौत हो गई, 18 श्रद्धालु इसमें घायल हुए हैं। त्रिवेणीगंज सीएससी में इस वक्त 10 घायलों को लाया गया है। मंदिर के टीन शेड में करंट उतरने से यह हादसा हुआ
और हादसे के बाद जितने भी घायल हैं उन सब का इलाज इस वक्त चल रहा है। हालांकि इस घटना में 2 लोगों की जान चली गई। क्या घटना हुई आज पूरे मंदिर? ये मैं लाइन में लगा हुआ था बीच में, अचानक से न जाने क्या हुआ, पीछे से धक्का आया, मैं गिर गया। भगदड़ हो गई जी, पीछे से एकदम झुंझुनाहट हुई, वहीं पे गिर गया, चल नहीं पाया। उसके बाद कै बजे के लाइन में लगे आप? मैं लगा था 1-1:30 बजे करीब लगा था। कितने लोग आए थे आप? मैं तो आया था 6-7 लोग गाँव से, उसमें मैं ज़्यादा चोट था। सावन का तीसरा सोमवार है और मेरी मौजूदगी इस समय औसानेश्वर महादेव के मंदिर में है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे भक्तों का जो है यहाँ पे जनसैलाब है। भक्त जो अपने आराध्य बोले हैं उनसे मिलने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ ही देर पहले, मतलब बात करें लगभग आज 2:15 से 3 बजे के बीच के पहले की बात है। ये वही जगह है जहाँ पर 3 शेड के ऊपर तार गिर गया था, जिससे बिजली का करंट यहाँ से जो है नीचे उतरा, जिसके बाद यहाँ भगदड़ जैसा माहौल ज़रूर हो गया था। इसमें तकरीबन 2.5 दर्जन से ज़्यादा जो भक्त थे, जो श्रद्धालु थे, वो इसमें घायल हुए थे और 2 लोगों की अब तक जो है अगर बात करी जाए तो उनकी मौत हो गई है। और संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। अब सोने की चिड़िया नहीं है, शेर बनने का वक्त आ गया है। दुनिया ताकत की भाषा समझती है, भारत का अनुवाद नहीं करना चाहिए। हमें भारत को भारत ही कहना चाहिए। भारत की पहचान भारत होने में है। तो ये बड़ी बात मोहन भागवत ने कही है। उन्होंने कहा कि अब हम चिड़िया नहीं बल्कि शेर है। भारत एक प्रॉपर नाउन है, उसका ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए। यद्यपि इंडिया दैट इज भारत है, लेकिन भारत भारत है। और इसलिए हमारी बातचीत में, लिखने में, बोलने में, व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक हो, हमको भारत को भारत ही कहना चाहिए। किसी का नाम गोपाल है तो अंग्रेजी में हम उनको इंट्रोड्यूस करते समय ही इज मिस्टर काउहर्ड ऐसा नहीं कहते। गोपाल रिमेन्स गोपाल। से भारत मस्ट रिमेन भारत, क्योंकि भारत भारत है तो भारत के आइडेंटिटी का सम्मान है। कई बातों में हमको रिफॉर्म करना पड़ेगा और रिफॉर्म हम सबको करना पड़ेगा। और आज की देशकाल परिस्थिति के सुसंगत भारतीय शिक्षा पद्धति, यानी मुंडन करके चोटी रख के गुरुकुल में ही जाना, ऐसा नहीं है। वो रूल आउट भी नहीं किया है। आज का समय क्या है? आज हमारे देश को दुनिया में कैसे रहना है? जैसे कहा सोने की चिड़िया, अब हमको चिड़िया नहीं रहना है, हमको शेर बनना है। आवश्यक है, क्योंकि दुनिया सत्य की बात नहीं समझती, शक्ति की बात समझती है। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे मुख्यमंत्री के जनता दर्शन कार्यक्रम, जो कि लखनऊ में इस वक्त हो रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं। देखिए, एक छोटे से बच्चे को चॉकलेट देते हुए मुख्यमंत्री, हालांकि बच्चा थोड़ा सा संकोच कर रहा है, लेकिन बच्चे को चॉकलेट देते हुए मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। यहां पर तमाम समस्याओं के साथ जनता दर्शन कार्यक्रम में जब भी मुख्यमंत्री चाहे लखनऊ में हो या गोरखपुर में हो, इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जहां पर भारी तादाद में लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर अपने साथ एप्लीकेशन लेकर आते हैं और मुख्यमंत्री उन सबको देखते हैं, उनका संज्ञान लेते हैं, अधिकारियों को निर्देशित करते हैं। ये देखिए, इनकी समस्या का जल्द से जल्द निपटारा हो जाए। मुख्यमंत्री का लखनऊ में जनता दर्शन कार्यक्रम, जहां पर भारी तादाद में लोग उपस्थित हैं और खासतौर पर महिला हमने देखी है कि मुख्यमंत्री के जनता दर्शन कार्यक्रम में महिलाओं की भारी तादाद रहती है। जब लोग हर जगह से निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं या उनकी सुनवाई नहीं होती है, तो मुख्यमंत्री जनता दर्शन जो कार्यक्रम लगाते हैं उसमें भारी तादाद में लोग पहुंचते हैं। महिलाओं की संख्या इसमें ज्यादा होती है। इस वक्त लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान बच्चों से भी मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, माएँ जब अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आती है तो उनको दुलारते हैं, चॉकलेट देते हैं, समस्या सुनते हैं और यही चीजें लोगों को बेहद पसंद आती है कि अगर मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे तो शायद समस्या का समाधान जल्द हो जाए। इसलिए तमाम लोग मुख्यमंत्री के सामने अपनी अपनी समस्याओं का एप्लीकेशन लेकर पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री भी एक एक एप्लीकेशन को बड़े ध्यान से देखते हैं
पढ़ते हैं और फिर उनको आश्वासन भी देते हैं कि देखिए जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को भी मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देशित किया जाता है। तो आज लखनऊ में मुख्यमंत्री और यहां पर जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल होते हुए लोगों की समस्याएं सुनते हुए और एक एक कर एप्लीकेशन लेकर अधिकारियों को देते हुए कि देखिए जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान हो जाए। मुख्यमंत्री का जनता दर्शन कार्यक्रम, लोग भी यहां पर आते हैं, उनको पता है कि अगर मुख्यमंत्री के पास जाएंगे तो समस्या का समाधान जल्द हो जाएगा। और मुख्यमंत्री के जनता दर्शन कार्यक्रम में महिलाओं की तादाद अच्छी खासी होती है, भारी तादाद में महिलाएं पहुंचती हैं अपनी अपनी समस्याओं के साथ। मुख्यमंत्री भी सबकी बात सुनते हैं, सबको भरोसा दिलाते हैं कि उनका काम हो जाएगा, घबराने परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। संबंधित अधिकारियों को भी उनकी तरफ से आदेश दिया जाता है कि देखिए जो भी समस्या है संबंधित विभाग से उसको जल्द से जल्द उसका निपटारा किया जाए। तो मौके पर ही मुख्यमंत्री सबकी बात सुनते हैं और मौके पर ही कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत सारी समस्याओं का निस्तारण वहीं पर मौके पर ही हो जाता है। तो इसीलिए लोग खास तौर पर मुख्यमंत्री के जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचते हैं ताकि उनकी समस्याओं का निपटारा जल्द से जल्द हो जाए और जो इतने दिनों से वो काफ़ी परेशान है वो परेशानी खत्म हो जाए। संसद के मॉनसून सत्र में आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे लंबी चर्चा की शुरुआत होगी और इस चर्चा की अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोपहर 12 बजे करेंगे। इसके बाद मंगलवार से राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर 16 घंटे यानी दोनों जगह पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह पर 16 घंटे की एक लंबी चर्चा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर होगी। दोपहर 12 बजे इसकी अध्यक्षता करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके बाद मंगलवार से राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर 16 घंटे बहस होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी चर्चा में शामिल होने की संभावना है। संसद में इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस चर्चा के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान, डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह और तीनों सेना प्रमुखों के साथ कई बैठकें की हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, आज का दिन बेहद अहम है, जिसकी मांग लगातार विपक्ष करता रहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराई जाए, वो आज 12 बजे से शुरू होगी। किन किन बिंदुओं पर सरकार जवाब देगी और किस तरह से विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आपको मुखर दिखाई दे रहा है? देखिए नीलू, आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर की घटना के बाद ही लगातार विपक्ष इस बात की मांग पर अड़ा हुआ था कि सरकार जो है विशेष सत्र बुलाए, इस पर विशेष चर्चा कराई जाए। अब ये कह सकते हैं चूंकि मानसून सत्र की शुरुआत है, दूसरा सप्ताह आज शुरू हो रहा है, ऐसे में आज से जो है वो लोकसभा में चर्चा की शुरुआत हो जाएगी। जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और कई वक्ता होंगे बीजेपी की तरफ से। इसके अलावा कांग्रेस ने भी एक तरह से कमर कस ली है कि किसी भी तरीके से सरकार को घेरा जाए। कई मसले हैं, कई मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस जो है वो सरकार से सफाई चाहती है। लेकिन आपको बता दूं नीलू कि जिस तरीके से सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये जो सत्र है वो विजय उत्सव का सत्र है, ऐसे में उन्होंने संदेश साफ दिया था कि जिस तरीके से भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है उसका बखान जो है वो इस सत्र में किया जाएगा। यानी कि जिस तरीके से पहलगाम की घटना घटी और उसके बाद भारतीय सेना ने एक स्ट्राइक किया और जिस तरह से आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया और उसके बाद उसके बाद जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच जो तल्खी देखने को मिली, इन सभी चीज़ों का बखान जो है वो लोकसभा में आपको देखने को मिलेगा और कल से जो है वो राज्यसभा में इसकी शुरुआत होगी। लेकिन नीलू, एक बात आपको बता दूं कि जिस तरीके से पी चिदम्बरम ने जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा है कि पहलगाम की घटना का कौन जिम्मेवार है इसे अभी नहीं बताया जा सकता। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस हिट विकेट हुई है इस चर्चा से ठीक पहले। जाहिर सी बात एक मुद्दा है बीजेपी के पास जिस पर कांग्रेस को वो घेर सकती है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो शशि थरूर हैं, चूँकि वो विदेश मामलों के जानकार हैं, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन में रहे, तो जो स्पीकर का लिस्ट कांग्रेस की तरफ से आया है उसमें शशि थरूर का नाम नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर कांग्रेस घिरती नजर आ रही है और
फ्रंट फुट पे जो बैटिंग है वो लग रहा है कि शुरुआत से ही बीजेपी करने जा रही है इस मुद्दे पर। चलिए ठीक है, जब चर्चा अनुचित शुरू होगी तो देखना होगा किसकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, किस तरह से बातें रखी जाती है, विपक्ष की तरफ से कौन वक्ता होता है, सरकार की तरफ से कौन कौन वक्ता होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ग्रेटर नोएडा के ग्रामीण इलाकों में संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिया है। मामला बादलपुर कोतवाली क्षेत्र का है। ग्रामीणों का दावा है कि रात में करीब 1 बजे संदिग्ध ड्रोन दिखा। लोगों ने ड्रोन का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। आरोप के मुताबिक आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए ड्रोन से रेकी की जा रही है। गांव के पास ही एयरफोर्स स्टेशन भी है। इससे पहले रिलखा गांव में शनिवार 4 ड्रोन दिखाई देने का दावा किया गया। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुट गई है। गाजियाबाद पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 3 लड़कों और 1 लड़की को पकड़ा। मामला थाना अंकुर विहार इलाके का है। इस गिरोह के तार दिल्ली और मुंबई से जुड़े हुए हैं। आरोप के मुताबिक महिलाओं को नौकरी का झांसा देकर दिल्ली और मुंबई से जाकर देह व्यापार में धकेला जाता था। पुलिस ने मौके से मोबाइल, आधार कार्ड और कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया। पुलिस आरोपियों के नेटवर्क को खंगालने की पड़ताल कर रही है। फिरोजाबाद पुलिस ने लुटेरी दुल्हन वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने गिरोह के 2 लड़कियों समेत 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरोह में शामिल महिला दुल्हन बनती थी। शादी के बाद गहने और कैश लूटकर फरार हो जाती थी। यह गिरोह कई राज्यों में सक्रिय था। फिरोजाबाद में भी एक परिवार को इस गिरोह ने अपना शिकार बनाया। मामला थाना लाइन पार के ओम नगर से जुड़ा हुआ है। बिहार के रहने वाली रंजना और पूनम से की कानपुर के एक मंदिर में 16 जुलाई को शादी हुई। दुल्हन ने ससुराल वालों को खाने में नशा देकर सुला दिया और इसके बाद घर में रखा कैश और जेवर लेकर फरार हो गए। मामले की पड़ताल करते हुए पुलिस ने इस गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जांच पड़ताल में पूरा तथ्य प्रकाश में आया कि यह एक अंतर राज्यीय संगठित गिरोह है। जो ये लोग बिहार और झारखंड से लड़कियां शादी के लिए लाते हैं और यहाँ लोगों को, भोले भाले लोगों को छल करके ये शादी कराते हैं और शादी के नाम पे पैसे भी लेते हैं। उसके बाद मौका देख के ये दुल्हन जो होती है, लड़की होती है, ये पैसा लेकर फरार हो जाती है। इसमें फिलहाल हम लोग इनको गिरफ्तार किए हैं। इनके पास से 15,000 रुपये और 3 मोबाइल भी बरामद हुई है। ये पूछताछ में इन्होंने राजस्थान, चित्तौड़गढ़ में, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तथा अन्य प्रांतों में भी इस तरह की घटना को किया जाना इन लोगों ने स्वीकार किया है। इन 5 को हम लोग आज जेल भेज रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। कानपुर में बिहार के रहने वाली छात्रा पिता की डांट से आहत होकर घर छोड़कर भाग निकली, जिसके बाद चेकिंग के दौरान आरपीएफ कानपुर ने उसे मगध एक्सप्रेस ट्रेन से स्लीपर कोच से बरामद किया। प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पूछताछ की गई तो मामले का खुलासा हुआ। नाबालिग लड़की को पुलिस ने चाइल्ड लाइन के सुपुर्द करके परिजनों को सूचना दी। लड़की बिहार के नालंदा की रहने वाली बताई जाती है। अवैध धर्मांतरण केस में अब बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर ने नसरीन के खातों में कई लोगों को पैसे भेजे थे। कई सरकारी अधिकारी के परिजनों को ये पैसे भेजे गए थे। बलरामपुर में तैनात थे सरकारी कर्मचारी क्लर्क राजेश उपाध्याय की गिरफ्तारी के बाद ये तमाम खुलासे हुए हैं। राजेश के परिजनों के बैंक खातों की जांच में ये खुलासा हुआ। छांगू ने सीधे किसी अधिकारी के खाते में नहीं भेजा, बल्कि उनके लोगों के परिजनों के खाते में भेजा। 12 संदिग्ध बैंक खातों की पहचान कर ली गई है। बैंक खातों में 1 साल में लाखों रुपए भेजे गए। बैंक खाते जांच एजेंसियों ने फिलहाल तो फ्रीज कर दिया है। बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, देखिए रोज कोई ना कोई छांगुर से जुड़ा एक मामला निकलकर सामने आ जाता है कि किस तरह से वो काम किया करता था, किस तरह से, चाहे वो धर्मांतरण को लेकर फंडिंग की बात हो या अधिकारियों की संलिप्तता की बात हो, और अब ये नया खुलासा जिसमें बताया गया कि पैसे तो अधिकारियों को देता था लेकिन उनके खाते में नहीं। किस तरह से इस बात का खुलासा हुआ? ईडी, ये 2 एजेंसीज ऐसी हैं जो सरगर्मी के साथ इस मामले की जांच कर रहे हैं। एसटीएफ और एटीएस की ओर से भी लगातार इनपुट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जो बलरामपुर
कोर्ट में तैनात क्लर्क राजेश उपाध्याय को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। जब उसके और उसके परिवार के बैंक खातों की जांच की जा रही थी तो ये जानकारी सामने आई है कि छांगुर का सिंडिकेट बलरामपुर में तैनात तमाम सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के बैंक खातों में, उनके पिता, पत्नी, यहाँ तक कि ससुराली जनों के बैंक खातों में रकम ट्रांसफर कर रहा था। ये सारी रकम नीतू उर्फ नसरीन के बैंक खातों से ट्रांसफर की गई थी। अब ये उम्मीद जताई जा रही है, ये आशंका भी जताई जा रही है कि छांगुर के गिरोह को संरक्षण देने, उनको प्रश्रय देने, उनके खिलाफ जो जांचें चल रही हैं उसकी रफ्तार को धीमी करने के लिए ये रकम दी गई है। और ये रकम बीते 1 साल में ही दी गई है। जब बिल्कुल, तो पीछे कई सालों में ये रकम दी गई और देखिए एक अधिकारी नहीं तो उनके परिजनों को सही, लेकिन पैसे का लेन देन किस तरह से होता था, अब ये बड़ा खुलासा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ जानकारी देने के लिए। आगे भी इस पर बातचीत होगी आपसे और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।